हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो है यूपीएसआई के लिए जो प्रीवियस ईयर में मैथ पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले आपका काम ये बनता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखो, किस लेवल के उसने क्वेश्चन पूछे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और हमें जो है किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो मैथ पार्ट हो, रीजनिंग पार्ट हो, जीएफ पार्ट हो, कोई पार्ट हो। ठीक है, आप लोग उसको जो है अच्छे से एनालिसिस करो और उसके बाद जो है अपनी तैयारी को शुरू करो। तो हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, डीआई हो, एसआई हो, फीआई हो, कुछ भी हो, टॉपिक बाई टॉपिक जो है सारे के सारे क्वेश्चन निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बनी रहिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, समझिएगा उसको। जो है पहला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से पूछा गया था कि 6 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 5, आपको यहाँ पर शेषफल बताने हैं, कितना आएगा? शेषफल बताइएगा कितना आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, समझिएगा। 6 की पावर 76 लिखा हुआ है, 6 की पावर 76 लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 75 इंटू 6 की पावर 1। तो अभी भी तो 6 की पावर 76 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, 5। आपको पता है अच्छे से 5 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 6 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और ये इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7, 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप, जो 5, 6, 7, 8 है, इनका आप लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितने का लेंगे, 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, देखो इसमें कितना है, 2 की पावर 3 है, ये प्राइम नंबर है, इसमें 2 गुणा 3 है। ठीक है ना, तो इसको मत लो क्योंकि ये 2 इसमें काउंट हो जाएगा। तो देखो 5 7 कितना हो जाएगा, 35। ठीक है, 35 हो जाएगा। और 35 8 कितना होगा, 8 पंजे 40, 4 और 8 या 24, 280। ठीक है, और 280 तिया ये गुणा कर दो यहाँ पर, 3 8 24 की 4, फिर लगे 2, 3 3 6 2, 840 आ जाएगा ये। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, 840। एलसीएम आ गया 840। अब इन नंबर अगर 5 का हम 840 में देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 6 का भाग देंगे 840 में तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, अगर 8 से भाग देंगे तब भी पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बच रहा है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक का शेषफल 3 हो, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे हम। तो 3 जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर बन जाएगा 843। ठीक है, तो ऐसी कितनी संख्या हैं जो इनसे डिवाइड होने पर रिमाइंडर 3 बचे। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 3 2 0 1, तो इससे सिर्फ एक ही संख्या बनेगी। जो ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है डी ऑप्शन दे रखा है, वो राइट आंसर होगा 1, एक ही संख्या आएगी। सबको अच्छे समझ में आ गया। देखिए, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिएगा। बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसे हम। 60 के गुणनखंडों के संख्या बतानी है आपको। ठीक है ना, तो देखो 60 के आप जो है प्राइम फैक्टर कर लो। 60 के क्या करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड, आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं आपको, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो देखो 60 के गुणनखंड कितने होते हैं, 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है ना, इस तरीके इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 5।
लेकिन ये तो 2 प्राइम नंबर है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को प्राइम नंबर बना लो। तो किस तरीके से बना लो, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो ये हो गई प्राइम गुणनखंड, ठीक है, प्राइम गुणनखंड हो गए, यानी प्राइम फैक्टर हो गए, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें गुणनखंडों की संख्या बतानी है, तो बेस से जब गुणनखंडों की संख्या बतानी रहती है, ध्यान दीजिएगा, जब गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी रहती है तब बेस से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, उसकी पावर से हमें मतलब रहता है। तो 2 की पावर कितनी है, 2 है। जितनी पावर होती है उसमें हम +1 कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे, +1 +1 +1 अपनी तरफ से कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 2। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो गुणनखंडों की संख्या निकल के आएगी, वो कितना आएगी, 12 निकल के आएगी। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी संख्या ये 67, 45, 12, 81, 120 में से विभाज्य है। तो ऑप्शन दे, पहले नंबर लिख लो, 6 7 4 5 1 2 8 1 1 2 0। और ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 16, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन 15, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ऑप्शन पे ही चेक करेंगे। देखो 16 का नियम क्या कहता है, अब आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। 16 का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के लास्ट के 4 डिजिट यदि 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी जो है 16 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखो डिविजिबिलिटी हम रूल यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। 2 का क्या नियम है, 2 के डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट का 1 डिजिट, संख्या के लास्ट का 1 डिजिट, ठीक है। 4 का क्या नियम है, लास्ट के 2 डिजिट, 4, 6 और 8 का क्या नियम है, 8 का नियम है लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है। और 16 का क्या नियम है, 16 का नियम है लास्ट के 4 डिजिट। तो इसमें अब 4 डिजिट देख लो, क्या 16 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, 16 फत्ते 112 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है 16 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस सवाल को करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल आता है तो आप इसको ओरल सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे अब 5। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो सके। तो यहाँ पर 6, 12 और 18 इनका एलसीएम लो, क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 6, 12, 18 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 36। एलसीएम कितना आएगा भाई, 36 आएगा। वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 18 से छोटी हो। ऑप्शन यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, आपको तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑप्शन हम यहाँ पर लिखते हैं 1764, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1800, तीसरा ऑप्शन है 1500 और चौथा ऑप्शन है 1728, ठीक है। तो 36 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कोई संख्या 36 से कब विभाजित होगी, यदि वो संख्या 4 और 9 से विभाजित हो रही है तब वो संख्या विभाजित हो जाएगी 36 से भी। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट तो यहाँ से भी डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ से ये तो नंबर होगा ही नहीं क्यों, 18 से छोटा पूछ रहा है, ये भी डिवाइड हो रहे हैं और ये भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक।
अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अब 9 से क्या ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं? 9 से देखना रहेगा। 9 से देखो ये वाला नंबर तो विभाजित होगा नहीं, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, 1764 और 1728, ठीक है। पहले इसको हम देखते हैं, इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? संख्या जो लिखी हुई है उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो 6 4 10, 10 और कितना हो गया ये 17, 17 कितना हो गया 18। इसका मतलब ये नंबर 36 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 18 सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा? 18 से छोटा नंबर होगा 1764। ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी स्टूडेंट को? नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है वो है 100 को दो भागों यानी ए और बी में विभाजित किया गया है। 100 को, ठीक है, 100 को ए और बी में विभाजित किया गया है। 100 को ए और बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रम का योग जो है 1/24 हो। कहने का मतलब ये है ए प्लस बी दे रखा है 100, ठीक है, और इनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है 1/24। अब व्युत्क्रम हम किस तरीके से लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर कितना 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताने हैं? बड़ी संख्या बतानी है कौन सी है, और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 45 और तीसरा ऑप्शन है 65 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 35, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो सॉल्व। हिट एंड ट्रायल से किस तरीके सॉल्व कर सकते हो? देखो व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/24 है, तो ये 24 क्या एलसीएम रहा होगा, किसी ना किसी नंबर का एलसीएम रहा होगा 24, ठीक है ना। तो 24 कब आता है? 6 गुणा 4 पे तो 24 आएगा, या 12 दूनी 24 पे आएगा। तो 12 गुणा 2 से तो यहाँ पर कोई ऑप्शन बनता नहीं, लेकिन 6 गुणा 4 से ऑप्शन बनता है। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है ना। तो 1 0 इधर बढ़ा लो, 1 0 इधर बढ़ा लो, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा 60, ठीक है, क्योंकि 60 40 100 हो गया, और 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बाद में जो है 24 से क्या बनेगा? वो कट जाएगा जा करके ना एक तरीके से। तो क्यों हमें योग 100 करना ना, हमें योग क्या करना है 100 करना है। तो 6 4 से तो 10 ही होगा, 6 4 से तो 10 ही होगा, लेकिन 6 4 का एलसीएम जरूर 24 होता है। तो यहाँ पर 1 0 इधर बढ़ा लो, 1 0 इधर बढ़ा लो, तो बड़ी संख्या आ जाएगी आपकी 60 और दूसरी संख्या आ जाएगी यानी छोटी संख्या आ जाएगी 40, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। अगर इस तरीके से आप नहीं करना चाहते हो तो इसका क्या बेसिक तरीका है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये समीकरण नंबर 1 बन गया और ये समीकरण नंबर बन गया 2, ठीक है, बन गया। अब नेक्स्ट इसमें पूछ के आ रहा है मेरे भाई, इसमें ये पूछ रहा है कि 100 के दो भागों ए और बी विभाजित किया गया है। अगर ए एंड बी का व्युत्क्रम का योग 1/24 है तो बड़ी संख्या बताने हैं क्या होगी। तो इसका एलसीएम लो। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो क्या एलसीएम आएगा? ए बी एलसीएम आएगा, ए बी एलसीएम आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बराबर कितना है 1/24। तो इसको ए प्लस बी हमारे पास दे रखा है कितना 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 बटे ए बी बराबर 1/24। तो ये ए बी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी बराबर आ जाएगा 2400। अगर हम यहाँ पर बी बराबर निकालना चाहें, ठीक है ना, बी बराबर निकालना चाहें, नहीं बी बराबर ए बराबर निकाल लो। ए बराबर अगर यदि हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं 2400 बटे बी, ये निकाल सकते हैं। तो ये ए का मान निकल के आ गया, ए का मान निकल के आ गया 24 बटे बी। अब इस समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 में यदि इसको मान रखोगे भैया तो ये कितना हो जाएगा 2400 बटे बी, ठीक है, प्लस बी बराबर 100, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 100 बी, ठीक है, प्लस 2400, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। अब ये क्या बन गया? दो घात समीकरण बन गया। तो आपको 100 के ऐसे दो
ऐसे दो भागों में बांटना है या 2400 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 2400 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पे 100 आ जाए, गुणा करने पे 24 आ जाए, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 2400 को हम कितना करेंगे, 60 गुणा 40 कर लेंगे, तो 60 गुणा 40 कितना होता है, 24 होता है, और 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें बड़ी नंबर कौन सा दिख रहा है, 60 दिख रहा है, तो 60 ही इस सवाल का आंसर आएगा। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी तरीका है, हिट एंड ट्रायल बढ़िया है, इसको हिट एंड ट्रायल से आप बिदर फिक्र में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए भाई नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या बताओ कितनी है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं मेरे भाई, ऑप्शन दे रखे हैं 20 और 15, इसके बाद ऑप्शन है 25, इसके बाद ऑप्शन है 28। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या x मान लो, बड़ी संख्या हम मान ले रहे हैं x है, बड़ी संख्या मान ले रहे हैं x है, या इसको रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो आप। बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या माननी पड़ेगी आपको 10, छोटी संख्या कितनी माननी पड़ेगी, 10। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बड़ी संख्या का 60%, बड़ी संख्या x थी, इसका 60%, 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 3/5 बराबर x माइनस 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/5 बराबर x माइनस 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5x बराबर 50। ठीक है, तो 2x यहाँ पर कितना बचेगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड ही 50 है, 2x बराबर आ जाएगा 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, x बराबर 25 आ जाएगा। तो पहला तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्लिक करो। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 145 है। ठीक है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 30 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी और अधिकतम संभव मान बताने हैं, क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 145 है, तो 6 गुणा 145 कर लो, कितना आ जाएगा, तो 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 24 और 3 27 के साथ फिर लगी 2, 6 कम 6 और 2 8, तो ये 870 आ गया। इसके बाद नाउ कह रहा है कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, 30 है। तो संख्या मान लो 6 है, तो 6x प्लस 30 बराबर कितना है, 870 है। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा, ये 870 माइनस 30, तो 6x बराबर आएगा 840। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 चौकू 24, 140, x का मान 140 आएगा। ठीक है, प्लस 30 इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा, 170, और 170 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। खत्म सवाल। ना अगला सवाल देखो, समझ में तो आ रहा होगा सब लोगों के। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, इनको तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे खुद से लगाओ चाहे वीडियो से लगाओ। ठीक है, इनको यदि आपको दरोगा बनना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस के नहीं लगाएंगे तो एग्जाम में खा जाएंगे आप धोखा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9999 इंटू 19 प्लस 1111 इंटू 111 प्लस 777 इंटू 77।
ठीक है। इसका मान बताना है कितना आएगा। पहला ऑप्शन है 35, 31 और 31। दूसरा ऑप्शन है 390023। तीसरा ऑप्शन है 29291302। नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो भाई समझ लो, इसको अगर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें बहुत वक्त लगेगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको यूनिट डिजिट से चेक कर लो, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर अलग दे रखा है यूनिट डिजिट, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। यूनिट डिजिट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो समझो यूनिट डिजिट से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जैसे यहाँ पर कितना आ गया, 9 निम 81, 81 में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पर सर्कल कर दो 1 पे। इसके बाद 1 एकम कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पर इसको सर्कल कर दो। इसका 7 सत्ते कितना हो जाएगा, 49, यहाँ पर 9 आएगा। ठीक है, तो 1 और 1 2, 2 और 9 कितना होता है 11। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, खत्म सवाल। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से आप जो है क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हो। ठीक है, देखिए अगर आप लोग मैथ आप लोगों का वीक है, कैलकुलेशन आप लोगों का वीक है और क्वेश्चन को आप जल्दी भी करना चाहते हो, तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 20 तक तो पहाड़े याद ही होने चाहिए। इसके बाद आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक। इसके बाद 1 से 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, और गुणा करने की स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है आपको सम ऑफ डिजिट आना चाहिए, इसके बाद आपको यूनिट डिजिट आना चाहिए। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें यदि आपको आती हैं तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 250 में कितने विभाजक हैं। 250 में कितने विभाजक हैं ये बताना है। 250 में कितने विभाजक हैं। विभाजक पूछे चाहे गुणनखंड पूछे, बात एक ही है, विभाजक हैं। ठीक है, तो 250 किन से मिलके बना है, 125 दूनी कितना होता है, 250 होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 125 दूनी 250। लेकिन क्या 125 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर हम बनाएंगे। 125 का मतलब कितना होता है, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, तो जब विभाजक पूछा जाए या गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तब बेस से तो हमें कोई मतलब रहता नहीं है, हमें पावर से मतलब रहता है। और पावर में कितना ऐड करने के लिए हमने बोला था पिछले सवाल में, 1 ऐड करने के लिए बोला था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 + 1 इंटू 1 + 1। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 में कितना हो गया, 4 हो गया, ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो विभाजकों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। और ये इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, समझ में आ गया सभी लोगों के। अगला प्रश्न है कि 2356 987 में संख्या 5 के स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का डिफरेंस बताना है, अंतर आपको बताना है कितना है, यही है ना। ठीक है, देखिए मान जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जो वैल्यू होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान, और एक होता है अंकित मान, या इसको हम बोलें जातीय मान, बात एक ही है। ठीक, स्थानीय मान कैसे कहते हैं, स्थानीय मान जो स्थान के कारण जाना जा सके उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। और अंकित मान किसे कहते हैं, या जातीय मान किसे कहते हैं, जो जात के कारण जाना जा सके। यानी कि जातीय मान का अपने आप के स्वयं नंबर होता है,
ठीक है। अपने आप में क्या होता है, अपने आप में एक नंबर होता है, एक डिजिट होता है जो अपने जात के कारण जाना जा सके। अब इसमें हमें आप एक बात बताओ, इसमें ये नंबर कोई भी मान लो, जैसे फात है तो फात की जात क्या है, 7 है, ठीक है ना। उसका स्वयं का मान होता है 8, क्या है 8 अपने आप में एक नंबर है, एक डिजिट है, ठीक है। 9 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है। तो ये जो वैल्यू अपने आप में स्वयं मान रखती है उसे हम जातीय मान कहते हैं, ठीक। इस तरीके से आप समझो। स्थानीय मान का मतलब होता है जो स्थान के कारण जाना जा सके। अब 5 का स्थान यहाँ पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 50,000, 50,000, 50,000, ठीक। और इसमें से में घटाना कितना है, अंतर पूछना तो घटाना रहेगा। जातीय मान, जातीय मान जो स्वयं का मान, स्वयं का मान, तो स्वयं का मान कितना है, 5 है, तो आंसर कितना आएगा, 4,995। ये सवाल का आंसर आएगा 4,995, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, समझ में आ गया ना जातीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 12 है, यदि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये बताना है। 3 समक्रमागत, तो 3 समक्रमागत मान लो, एक नंबर x मान लो, दूसरा नंबर x+2 मान लो और तीसरा मान लो x+4। ये हम बेसिक बता रहे हैं, अभी ट्रिक भी बता देंगे इसकी। इनका योग कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, इनका योग दे रखा है 12, ठीक है। तो x एक ये, एक x ये और एक x ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर ये, 2 नंबर ये, तो कितना, इसको 6 लिख सकते हैं, बराबर किसके है, 12 के। तो 3x बराबर कितना हम लिख सकते हैं, 12 - 6, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x का मान आ गया 2। कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल, तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। तो दूसरी और तीसरी, तो x का मान यहाँ पर रख दो। अगर x का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अगर x का मान यहाँ पर रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। तो 4 एक दूसरी संख्या निकल के आई 4 और तीसरी संख्या निकल के आई है 6। तो इसका क्या पूछ रहा है, गुणनफल पूछ रहा है। तो 4 और 4 6 कितना होता है, 24। तो 24 इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब इस ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते थे, जैसे अगर 3 सम क्रमागत संख्याओं का योग 12 है, ठीक है ना। तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल बताओ। तो हम यहाँ पर एवरेज निकाल लेंगे, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 12, ठीक। कुल संख्या कितनी दे रखी, 3, तो 3 चौकू 12। औसत निकल के आ गया 4, औसत 4 निकल के आ गया। अब 4 से एक संख्या छोटी होगी, 4 से एक संख्या बड़ी होगी, क्योंकि संख्याएं तो 3 ही हैं। तो 4 से छोटी सम संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। और 4 से बड़ी सम संख्या कौन सी होती है, 6 होती है। तो 4 6 कितना हो गया, 24, यही पूछ रहा है। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा था। इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक। समझ में आ गया। चलिए अगला जो प्रश्न है, 3√16 एक है, 3√16, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन दे रखा है कि ये एक जो है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, कि ये एक वास्तविक संख्या है, कि ये एक पूर्णांक है, कि ये एक नंबर जो है आपका काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक या वास्तविक संख्या एक ही होता है, ठीक है। तो समझो, इसको सॉल्व करो। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 × 4 यानी कि 12 आ जाएगा निकल के।
और अपरमेय संख्याएं, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अपरमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है ना, 3.1 हो गया। तो इस तरीके से वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं या काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। जैसे मान लो आयोटा है, ये कैसी संख्या है, इसका मान कितना होता है? √-1 होता है, ठीक है ना। तो ये कैसी संख्या है? एक काल्पनिक संख्या है। और पूर्णांक, ये क्या दिख रहा है आपको? अपने आप में जो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक अपने आप में क्या हो? पूर्ण हो, ठीक है ना। तो पूर्णांक यहाँ पर कितना निकल के आया? 12। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर निकल के आएगा 3√16 क्या है? एक पूर्णांक है। 3√16 क्या है? एक पूर्णांक है। ये क्लियर करना था आप लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ऋण संख्या बतानी है, इसमें कौन सी है? ऋण संख्या बतानी है। ऋण संख्या जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 45, 39, 51 और 27। अब ऋण संख्याएं कौन सी होती हैं? ऋण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। इसका मतलब ये हुआ अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ऋण संख्याओं को ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। तो इसमें देखो 27 तो है नहीं, 27 तो 3 से भी विभाजित होती है, ठीक है ना। 51 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, तो एक नंबर इसमें बचा 47। तो ये नंबर कैसा है? एक ऋण नंबर है, एक अभाज्य नंबर है। तो देखो अब आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका आंसर होगा 25। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 25 हैं। अगर पूछ ले 1 से लेकर 50 तक, अगर पूछ ले आपसे 1 लेके 30 तक, या पूछ ले 70 से लेकर 100 तक, तो आप किस तरीके से बताएंगे? तो इसके लिए हमने एक जो है मोबाइल नंबर बनाया है, एक तरीके से कोड बनाया है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर ही इतना है, देखो 44 22 32 23 21, ठीक है। ये अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को याद करने का कोड है, एक तरीके से पूछ लेगा कि 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। 30 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। 40 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। 60 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। 70 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3। 80 से 90 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2। और 90 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ ले, जैसे पूछ ले 70 से लेकर 100 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप इनके नंबर ऐड कर लो। 60 से लेकर 70 से पूछ रहा ना, तो 3 2 5 1 6, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक, तो 4 और 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 कितना होता है? 15। तो 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या हैं? 15, ठीक है ना। योग पूछे तो आपको नंबर लिखना पड़ेगा। अगर पूछे कि अभाज्य 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का सम बताओ कितना है, तो आपको संख्याएं लिखनी पड़ेंगी। इसका कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये समान अंतर पे आती नहीं है, समान डिफरेंस पे तो आती नहीं है, तो इनका फिर कोई फार्मूला भी नहीं बना। तो आपको अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, फिर उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए सवाल ये देता है, क्योंकि बच्चा उसमें वो क्या है, उसको जो है एग्जामिनर को वो सवाल ऐसे सेट करता है, उसमें इतनी कैलकुलेशन तुमसे करवाता है कि जो आपका समय दे रखा है उसको उसे किसी भी प्रकार कम करवाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके, तो इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन यदि आपकी फास्ट है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बस इतना है। तो देखो अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अब एक मोबाइल नंबर जैसा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, 44 22 32 23 21। ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा अभाज्य संख्या से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक, समझ आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखा जाए। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जिससे आपसे पूछ लेगा कि अभाज्य संख्याओं, एक से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। एक से लेकर के 100 तक की, मतलब एक से लेकर के 100 तक सभी प्राइम नंबर का जो है सम बताओ कितना होगा। तो इसका आंसर आप लोग लिख लो, 1060 होगा, 1060। ठीक है, याद कर लो इसको। ठीक है, ये एग्जाम में फायदा करेगा। इसके बाद देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। समझ में आ रहा सब लोगों को? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप सब लोग लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। ये पहला वीडियो है यूपीएसआई प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए उसका जो है, और इसमें हमने नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग की है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चीज़ों को और बेहतर से हम बता सकें तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, थोड़ा कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है समझिएगा। कह रहा है कि इसको हम लिखते हैं, फिर आप लोग करिएगा, तब तक इंक डालते हैं। 11025, ठीक है, कि गुणकों की संख्या ज्ञात करो। गुणकों की संख्या पूछ रहा है। गुणकों की संख्या ज्ञात करो। तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहां से पूछा गया था। एक क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में यहां से पूछा गया था भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है प्राइम नंबर, ये गुणनखंड वाला नंबर जो है, ये पैटर्न जो है आपको आना ही चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब पिछली बार पूछा गया था तो हो सकता है अगली बार फिर पूछे, क्योंकि लगभग पैटर्न सेम रहता है और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, पिछली बार वैकेंसी भी कम थी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पेपर का पैटर्न लगभग रहेगा, जो है सेम रहेगा, क्योंकि अभी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ आप सब लोगों ने दिया होगा, उसका जो पैटर्न रहा था लगभग थोड़ा बहुत उधर था, बाकी जो 2016 में एग्ज़ाम हुआ था सेम उसी टाइप का था पैटर्न पूरा का पूरा। ठीक, तो 11,025 के आपको क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो प्राइम फैक्टर आप किस तरीके से कर सकते हैं? ठीक है, प्राइम फैक्टर जो है आप किस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, 7 पंजे 35, यहाँ कितना हो, 3 तक नहीं, 9 में क्या फिर नहीं होगा, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15 का होल स्क्वायर। ऐसे कर लो इसको। ये किसका है? 105 का स्क्वायर है। 105 का क्या है? स्क्वायर है। तो 105 की हमें फैक्टर करने हैं, तो 7 पंजे 35 और 35 तियाँ कितना हो गया तुम्हारा? 35 तियाँ हो गया 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9, 105 हो गया। ठीक है ना, 105 हो गया। अब आप इसको किस तरीके सॉल्व कर सकते हो? अब आप इसको जो है इस तरीके सॉल्व कर लो, 7 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 3 का स्क्वायर हो गया 11,025। ठीक है, तो बेस से तो हमें कोई मतलब है नहीं, बेस से तो हमें कोई मतलब है नहीं। हमने क्या बताया था आपको, जो पावर है उसमें 1 ऐड करना रहेगा, पावर में 1 ऐड करना रहेगा। ठीक है, तो ये 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना आएगा आंसर? 27। 27 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सब भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइएगा। लास्ट 2 डिजिट देखो पूछ रहा है, इसमें लास्ट 2 डिजिट पूछ रहा है। देखिए, आप लोगों ने सिर्फ जो है नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना सीखा होगा, इकाई अंक निकालना सीखा होगा। ठीक है ना, इकाई अंक हम किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि लास्ट के 2 डिजिट बताओ कौन से हैं। क्वेश्चन पहले लिखो फिर बताते समझाते अच्छे से। 56 की पावर 283, 56 की पावर 283 इंटू 141 की पावर 283 इंटू 125 की पावर 254 में
में लास्ट 2 डिजिट बताने हैं आपको कितने हैं, ये सवाल है। ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 25, 01, 00, नन ऑफ दीज। ठीक, अब बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, कितने लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसमें यहाँ पर देखो 2 कितनी बार हमें मिल रहा है, यहाँ पर 2 बहुत बार मिल रहा है, ठीक है ना, 2 बहुत बार मिल रहा है, 2 तो हमें यहाँ पर बहुत बार मिल रहा है, और 5 भी हमें बहुत बार मिल रहा है, 5 भी हमें बहुत बार मिल रहा है। तो अब 2 भी हमें बहुत बार मिल रहा है, 5 भी हमें जो है बहुत बार मिल रहा है, तो फिर यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट की संभावना बनती है कितनी, 0 0 0, ठीक है ना, 2 0 की संभावना बनती है। 25 आएगा नहीं, 01 आएगा नहीं, ठीक है। 2 भी यहाँ पर बहुत सारे हैं, 5 भी बहुत सारे हैं, तो संभावना यहाँ पर 2 0 की बनती है, ठीक है। विदिन सेकेंड का ये जो है क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि आपको पता है 0 का निर्माण कब होता है, 0 का निर्माण 2 गुणा 5 पे ही होता है। और डिफाइड कौन करता है यहाँ पर, इसमें 0 कौन डिफाइड करता है, 0 कौन डिसाइड करता है, 0 डिसाइड करता है 2 और 5 में जो सबसे कम बार आएंगे उतने ही 0 आएंगे। तो यहाँ पर 2 तो बहुत बार आया है और 5 भी बहुत बार आया है। अब हमें यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट जो है बताना रहेगा, तो लास्ट के 2 डिजिट जो आएंगे वो 2 0 ही आएंगे, ठीक है, 2 0 ही आएंगे। बस हो गया सॉल्व सवाल ये। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न देखो, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन देखो, लिखो भाई 14,526, 14,526, नेक्स्ट है 12,654, नेक्स्ट है 15,426, और नेक्स्ट ऑप्शन है 14,520। अब आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, यही कहता है। तो देखो अगर हम इसमें देखेंगे विषम स्थान, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और 6 6 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12 हो गया। ओड नंबर कितना हो गया, ओड का योग हो गया 12, और इवन का कितना हो गया, इवन 4 2 कितना हो गया 6, इसका मतलब 12 में फिर 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 12 6 बात करें 11 का भी यहाँ पर मल्टीपल नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसके बाद देखो 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 4 कितना हो 11, और ये 11 होता है क्या, नहीं होता है, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। 1 4 कितना हो गया 5, 5 और 6 कितना हो गया 11, लेकिन 5 2 कितना होता है 7, तो ये भी नंबर नहीं होगा। अब लास्ट वाला तो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1 और 5 कितना हो गया 6, 1 5 6 हो गया, ठीक है। तो विषम स्थानों का योग कितना हो गया 6, ओड नंबर का योग कितना हो गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ओड नंबर का योग हो गया 6, और इवन नंबर का योग कितना हो गया, ये भी 6 हो गया। तो 6 में फिर 6 घटाओगे तो बचे कितना 0, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। बस आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, 12 का निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। पहला ऑप्शन है 183, दूसरा ऑप्शन है 162, तीसरा ऑप्शन है 128, और चौथा ऑप्शन है 192। आपको बताना है इनमें से कौन सा नंबर जो है
कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है? फटाफट आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, कौन सा नंबर इसमें बताओ 12 से डिविजिबल है? तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 12 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब वो संख्या 3 गुणा 4 से विभाजित हो रही हो, यानी कि संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और संख्या 4 से भी यदि विभाजित है तो संख्या पूरी जो है 12 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 का नियम देख लो, 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट, संख्या के लास्ट के कितने डिजिट भाई मेरे? 2 डिजिट, 2 डिजिट यदि विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? नहीं है, तो ये नहीं होगा। क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? 4 एकम 4 और 2 बचेगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? हाँ, ये विभाजित है 4 से। क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? हाँ, ये भी विभाजित है 4 से। अब हमें 3 को चेक करना रहेगा, ये तो नंबर नहीं होंगे दोनों, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो देखो 3 का नियम क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, वो संख्या पूरी रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 1 3 और 8 3 कितना होता है? 11। तो ये नंबर नहीं होगा क्योंकि ये 3 से विभाजित नहीं होगा 11। इसके बाद 9 1 10 और 10 2 कितना? तो 12। 12 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 192। तो ये सवाल का करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया सब बच्चों को अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। और जो लोग चैनल पे हैं अभी तक, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, और हमसे आप थोड़ा बहुत भी कुछ सीख रहे हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमने देखा है लगभग 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 50% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो वह सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं आता है, ठीक है ना? सब्सक्राइब करने में कोई पैसा थोड़ी ना लग रहा है। समझो अगर पैसा लगता तो लोग कैसे सब्सक्राइब करती, ठीक है? तो उसमें विदाउट इससे ये होगा, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना? और जब हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लाइव भी पढ़ा सकेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। n के कौन से सकारात्मक पूर्ण मूल्य के लिए 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर n, ठीक है, एक संपूर्ण वर्ग होता है। अब इसमें ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं 12 है, पहला ऑप्शन है 12 है, दूसरा ऑप्शन है 13 है, और तीसरा ऑप्शन है 20 और चौथा ऑप्शन है 14 है। n के कौन से सकारात्मक पूर्ण मूल्य के लिए 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 11 प्लस 2 की पावर n एक संपूर्ण वर्ग होता है? तो यहाँ पर आपको n का मान बताना है कितना होगा। किसका मान बताना है मेरे भाई? n का मान बताना है कितना होगा, ठीक? तो देखो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसका बहुत ही बढ़िया तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर यदि हम 2 की पावर 8 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा? 2 की पावर 3 प्लस क्या बचेगा? 2 की पावर n माइनस 8 ये बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 ही रहेगा, ये इधर 1 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 2 की पावर n माइनस 8। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 हो गया भैया, ठीक है? तो आप हमें एक बात बताओ, आप हमें यहाँ पर एक बात बताइएगा कि यहाँ पर हम कितना नंबर लिखें, कि जो है ये नंबर जो है कितना कह रहा है? 9 आया ना? 9 और मतलब कि 2 की पावर ऐसे लिखवा, इस तरह के, एक सेकेंड, इस तरह के ले लो। ये 9 हो गया प्लस 2 की पावर n माइनस 8, ठीक है? n माइनस 8 हो गया। तो n का मान है यहाँ पर हम कितना रखें कि ये नंबर जो है
किससे डिविजिबल हो जाए, क्या पूछ रहा है, एक संपूर्ण वर्ग होगा, एक संपूर्ण वर्ग जो है होगा, ये पूछ रहा है, एक संपूर्ण वर्ग होगा, एक संपूर्ण वर्ग होगा। तो इसका मतलब ये है कि n की जगह पर हमें मान रखना पड़ेगा, n की जगह पर हम मान रखना पड़ेगा n प्लस 16, n प्लस 16। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर n माइनस 8, ठीक है ना, n माइनस 8। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12, और 12 इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है, 12 ही इस सवाल का आंसर आएगा। यानी n के कौन सा सकारात्मक पूर्ण वर्ग संख्या एक संपूर्ण वर्ग होता है, तो 12 इसमें आंसर जो है आपका सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन तो समझ में आ रहे ना, सॉल्यूशन का समझ में आ रहा है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे, सॉल्यूशन बताइएगा, सॉल्यूशन सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कहीं पर भी जरा सी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है समझो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 की पावर 13 प्लस 26 की पावर 13 प्लस 27 की पावर 13 प्लस 28 की पावर 13, ठीक है, डिवाइडेड बाई 106। ऑप्शन दे रहे हैं 112, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 15, ठीक है। इसका मान बताना है कितना आएगा। सब लोग एक बार सॉल्व करिएगा इसको, सब लोग सॉल्व करो अच्छे से, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर आता है। सब लोग अच्छे से सॉल्व करो मेरे भाई, जल्दी 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 करो, कमेंट करो जल्दी जल्दी से, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करिएगा इसको जो है। ठीक है, आया सब लोगों का आंसर, कितने बच्चों को आ गया, चलिए देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन देखिएगा इसका। देखो अगर हम जो है, अगर हम इसका एक रूल होता है समझिएगा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पावर सबकी समान है, पावर क्या है सबकी सेम है, ठीक है, पावर सेम है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि x की पावर n है प्लस y की पावर n है तो ये क्या होगा, x प्लस y होगा, x प्लस y बराबर होगा, x प्लस y होगा, और इसका मान हमेशा जो आता है वो 0 आता है, इसका मान हमेशा क्या आता है, 0 आता है। किस तरीके से, लेकिन पावर ओड होनी चाहिए, ध्यान रखना, जो पावर है, जो पावर है वो ओड नंबर होना चाहिए, वो ओड नंबर होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से 25, 26, 27, 28 जोड़ोगे तो ये 106 बनेगा जा करके, और 106 से 106 डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर जो बनेगा आएगा वो 0 बनेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो 0 इस सवाल का आंसर आएगा, कुछ इसमें सॉल्व करना ही नहीं था, ठीक है ना। कुछ यही तो चीज़ें हैं कि जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर मान लो इस सवाल का ये कंसेप्ट आपको पता है तो आप सही कर देते, कंसेप्ट आपको नहीं पता तो क्या करते, आप इसको सॉल्व करते, और सॉल्व करते कम से कम 20 मिनट आप बर्बाद कर देते इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कहीं पर थोड़ी बहुत भी गलती हो रही है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि वो उस क्वेश्चन का जो आंसर है आप उसको थोड़ी देर बाद लगाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी होता है, मेरे से भी होता है, कुछ कोई क्वेश्चन ऐसा होता है वो नहीं आता, तो थोड़ी देर के लिए आप उसको माइंड में छोड़ दो, माइंड में जैसे छोड़ दो तो माइंड क्या करता है, उस क्वेश्चन के ऊपर वर्क करता रहता है, और आप दूसरा क्वेश्चन लगाते रहिएगा, तो थोड़ी देर बाद जब उसको क्वेश्चन को लगाओगे तो आंसर उसका 100% आएगा, ठीक। चलिए, और जो नहीं आता वो नहीं आता है, उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है ज़्यादा, आपको वहाँ पर बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि 3 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 4,
ठीक है। इसमें रिमाइंडर बताने हैं कितना आएगा, शेषफल बताने हैं आपको, शेषफल बताना है कितना आएगा। ऑप्शन है 1, 1, 3, 2 और 0। ठीक है। रिमाइंडर बताने हैं आपको, इसमें क्या बताना भैया, रिमाइंडर आपको बताना है कितना आएगा। इसमें आपको रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। जल्दी से करो कमेंट, जल्दी से करो सॉल्व, सभी लोग जल्दी से सॉल्व करें, इसको जल्दी से सॉल्व करिएगा। हो गया सॉल्व। देखिएगा इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 - 1 की पावर 40 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना। तो ये तो 0 हो गया तुम्हारा। अब क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4। तो 1/4 में रिमाइंडर कितना बचा, 1, और 1 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। खत्म सवाल। ठीक है। एक कितने बच्चों को आ रहा था, जितने भी बच्चों का एक आ रहा था उनका सबका जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। आप लोग और मेहनत से लगे रहिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब बेहतर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं 8, 9, 12 और 15। ठीक है। करिएगा, कितने लोग इसको कर लेंगे, जल्दी से करिएगा। क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो समझिएगा। एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। तो बताइए वह संख्या कौन सी है। तो इस सवाल को आप बाई ऑप्शन करिएगा, इस सवाल को आप बाई ऑप्शन करेंगे तो ज़्यादा फायदा में रहेंगे। मान लो पहला ऑप्शन है तो 8 या 24, संख्या हमने मान ली 24, 24 - 8/3, क्या 8 आ जाएगा, नहीं। क्या 24 आएगा, यहाँ पे नहीं आने वाला है, क्योंकि 3 से 8 सिंप्लीफाई होंगे ही नहीं, तो आएगा कहाँ से, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिएगा क्या 9 ऑप्शन होगा इसमें, तो 9 तिया कितना हो गया, 27, 27 - 9/3, 3 त्रिका 9, और 27 में से 3 घटाओगे तो हमेशा बचेगा 24, हमेशा बचेगा 24। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा मेरे भाई, आंसर होगा 9। ठीक है। आंसर कितना होगा, 9, और 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर।